हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी 2022 की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे इस वीडियो में क्वेश्चन को सेट किया गया है जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको साथ साथ अगर हमारे वीडियो को देखते हैं ना तो आपको देखते ही ये आपको हमारे साथ पढ़ते ही जितने देर का ये वीडियो है ना, अगर आप देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को अगर सुन लेते हैं ध्यान से, तो आपको वीडियो दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न को देख के आप घबरा जाते हैं कि इतने बड़े बड़े इसका आंसर होते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको ब्रेन से याद करने की ज़रूरत है। कैसे याद होगा? अगर आप इसको ध्यान से, अगर आपको एक चित यानी अपने दिमाग को एक जगह गड़ा के अगर देख लिए ना तो आपको गारंटी है आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? दोस्तों, इसका आंसर है, इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। समझ गए दोस्तों? इस दोष को यानी दूरदृष्टि दोष को अगर निवारण करना है, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, मुझे विश्वास है कि ये आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है, प्रकाश का बण विक्षेपण किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रकाश का बण विक्षेपण किसे कहते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर देखेंगे, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है। जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बैठ जाता है। आप देखे होंगे फिगर में, बुक में, किताब में देखेंगे, फिगर देकर बताया गया है। यहाँ पर हम आपको फिगर नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको याद करने के लिए इम्पोर्टेंट, इसको अपन एकदम अच्छे लैंग्वेज में, इसको अच्छे भाषा में, जिससे आपको याद हो जाए, इस भाषा में इसको लिखा गया है। देखेंगे, यह 7 रंगों में बैठ जाता है जिसे प्रकाश का बण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। देख रहे हैं, हरा पीला सभी लिखे हैं कलर। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। दोस्तों, आपको प्रिज्म जैसे ट्रेंगल तरह से आपको बुक में बताया गया है, देख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। आगे इसमें लिखा है, लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे अधिक। वर्ण क्रम को देखेंगे, ये यहाँ पर VIBGYOR के द्वारा याद रखा जा सकता है। ये ट्रिक है, ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। ठीक है, याद हो जाएगा इस तरह से। अगला देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है? दोस्तों, बताइए तो, सामान्य दृष्टि के लिए मान कितना होता है, क्या होता है? ठीक है, इसका देखिए तो आंसर देखेंगे, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता
जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। समंजन क्षमता कहलाती है ना। और आगे लिखा है सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है। ठीक है, इसलिए समंजन क्षमता 4 यानी 4 डाईऑप्टर होती है। दोस्तों इसमें एक एक पॉइंट पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है कि जो आपके युवा हो या वयस्क हो, है ना, उसका जो समंजन क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होती है। ठीक है, इसलिए समंजन क्षमता को हम डाईऑप्टर 4 डाईऑप्टर होती है ये भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है ये तो क्वेश्चन हो सकता है बकवाद है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर ऐसे विचार आपके हैं तो हमारे वीडियो को मत देखिए, हमारे चैनल पर अगर है तो अनसब्सक्राइब कर ले। लेकिन आप विश्वास से अगर देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये चुन कर आपको दिया गया है। देख सकते हैं जरा दूरदृष्टता देखेंगे दोस्तों, जरा दूरदृष्टता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। देखिए तो इसका उत्तर है दोनों स्थितियों में नजदीकी वस्तु को ना देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी के कारण है। ठीक है, दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यदि दोस्त पक्षमाभी पेशियों के कमजोर पड़ जाने से हैं तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है और इस दोष को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ऐसा दोष अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। आयु में वृद्धि होने पर यानी जैसे जैसे मनुष्य का उम्र बढ़ने लगता है तो आपको जरा दूरदर्शिता का एक दीर्घ दृष्टि दोष होने लगता है तथा इसको दो नाम से यानी जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर कह रहा है कि तो इस प्रकार से ये आपके उम्र के हिसाब से ये दोष लगते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपने देखा इसको अपने से जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मेरे साथ भी आप एक एक पॉइंट को देखिए और अपने से भी वीडियो को रोक कर स्टॉप करके इसको ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं। देखिए तो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। ठीक है, यानी हम लोग अगर नंगी आंखों से 25 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को अगर देखते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों इसको घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि 25 अपने आंख से 25 सेंटीमीटर के अंदर की कोई भी वस्तु देखते हैं, दिखाई नहीं देता है स्पष्ट। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, उत्तर इसका अभी क्लियर हो जाएगा। उत्तर है किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर जो कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है दूर रखना होता है। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि वह वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है।
यानी दोस्तों इसके प्रश्न का उत्तर कहने का मकसद है कि अगर आप कोई वस्तु को 25 सेंटीमीटर के अंदर में अगर देखते हैं तो ये जो सिस्टम है, ये देखने की जो पद्धति है, ये आपको दृष्टिपटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला बन जाता है ना। आगे देखेंगे, अगला देखिए तो दोस्तों बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। विज्ञान के बहुत ही मजेदार प्रश्न है। देखिए तो क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों आसमान में आप तारे देखते हैं, वो टिमटिमाते क्यों हैं, तो आज हम इसको क्लियर कर देंगे कि ये टिमटिमाते क्यों हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए तो जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। ठीक है, माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, यानी हेर फेर होने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी तारे टिमटिमाते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना, वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या फॉर्मेशन दिया है, कह रहा है कि जिसके कारण, किसके कारण, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता है और माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारे का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, जिससे आपको लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, आगे है, देख सकते हैं क्वेश्चन 8 नंबर है, दृष्टि निर्बाध क्या है। दोस्तों दृष्टि निर्बाध क्या है, किस प्रकार चलचित्र संभव होता है। दोस्तों चलचित्र किस प्रकार संभव होता है, देख सकते हैं, इसका उत्तर दिया है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकेंड तक स्थिर रहता है, इसे दृष्टि निर्बाध कहते हैं। ठीक है, दृष्टि निर्बाध किसे कहते हैं, आपको क्लियर हो गया। आगे इसमें है, यदि चलचित्र कैमरे द्वारा खींचे गए अचल चित्रों में दृश्यों के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता प्रति सेकंड अथवा इससे अधिक दर पर प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंबों के क्रमागत प्रभाव निर्बाध रूप से एक दूसरे में मिश्रित अथवा विलीन होते प्रतीत होते हैं, यानी मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो आप अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं ना तो घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन का बड़े बड़े आंसर देख के आप घबरा जाते हैं। इसको 1 बार 2 बार 10 बार इसको रटिए। अगर रट भी लेते हैं ना तो आपको रटते, मुझे विश्वास है कि आप रट कर भी आप इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से आपको उत्तर लिखा गया है जिसको रटने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, रट लेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। 80% तो रटिए का याद हो जाएगा। आगे है 9 नंबर है क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्यों।
दोस्तों कहा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है क्वेश्चन का मतलब है स्वच्छ आकाश का रंग, मतलब आकाश का जो रंग है, हमको सभी लोग देखते हैं कि नीला दिख रहा है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो आइए इसको क्लियर करते हैं। उत्तर है इसका, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है। ठीक है, लाल और नीले का जो सिस्टम होता है उसमें नीले की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया दोस्तों? देखेंगे यहाँ, देखिए एक एक पॉइंट पर अगर ध्यान देते हैं ना तो आपको पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं, आप साथ साथ में केवल अच्छे से इसको पढ़ लीजिए ना, देखिए आपको याद हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों, ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए तो, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? दोस्तों रेलवे का जो सिग्नल होता है, जो आपको इंडिकेट करता है कि स्टॉप होइए, खतरा है, आगे गाड़ी को रोकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि रेलवे के जो सिग्नल का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है, क्यों नहीं दूसरे कलर का हो जाता है? ऐसा क्यों लाल रखा जाता है? तो दोस्तों कोई भी चीज़ होता है ना, उसके रखने के पीछे कोई ना कोई एक उसका महत्व होता है, उसका जरिया होता है। तो रेलवे के जो सिग्नल है उसका प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? तो आपका इसका सही उत्तर देख सकते हैं। उत्तर है, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देख रहे हैं, यानी रेलवे के जो सिग्नल है उसमें लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है ना वो सबसे कम होता है, और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ जाती है। ठीक है, इसीलिए लाल रंग का ही होता है सिग्नल। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। आइए दोस्तों इसका हम ध्यान से देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। यानी दोस्तों ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब भी यही होता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है या दोष में अंतर लिखे, बात एक ही है। जिस तरह से ये आपको निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखा जा रहा है ना, ऐसा ही क्वेश्चन का केवल पूछने का टाइटल अलग हो जाता है, मतलब दोनों का एक ही होता है, आंसर उसका दोनों होता है का एक ही होगा। आइए आंसर देखते हैं। एक तरफ क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष, और दूसरी तरफ दूरदृष्टि दोष। जैसे इसमें लिखा गया है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद बारी बारी से अंतर लिखेंगे। अंतर, निकट दृष्टि दोष में अंतर लिखेंगे। एक नंबर में, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष वाले की जो नेत्र की लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, और लेंस इधर है दूरदृष्टि दोष में है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है,
अगला है 2 नंबर, देखिए निकट दृष्टि दोष में लिखा है नेत्र गोलक लंबा हो जाती है, जबकि दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। ठीक है, इसमें निकट दृष्टि दोष में 3 नंबर में लिखा है इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि दूरदृष्टि को उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगला है दृष्टि दोष क्या है। दोस्तों अभी हमने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का प्रश्न देख लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि दृष्टि दोष है क्या। आइए हम यहाँ पर दृष्टि दोष को एकदम विस्तार से समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है ये भी यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। दोस्तों दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, यह क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। देखिए तो इसका उत्तर है सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जा पाता है, यानी देख पाते हैं। कोई भी इंसान सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ठीक है, जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, यानी 25 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तु, 25 सेंटीमीटर की बाहर की वस्तु का ही पूरा खेल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने स्पष्ट से बताया गया है। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? 1 नंबर निकट दृष्टि दोष, 2 नंबर है दीर्घ दृष्टि दोष, 3 नंबर में है जरा दृष्टि दोष और 4था नंबर है दोस्तों अबिंदुता। ठीक है, देख सकते हैं ध्यान से। अगला देखिए दोस्तों, आइए हम इसमें अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर है जरा दृष्टिता क्या है। दोस्तों अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। विज्ञान का जो भी परीक्षा होता है, अगर इसको देखा जाए तो ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इस क्वेश्चन को। जरा दूरदर्शिता, जो जरा दूरदृष्टिता क्या है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसका आंसर पढ़ते हैं दोस्तों। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। दोस्तों इससे संबंधित हमने पीछे भी क्वेश्चन किया है इस वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधन चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहा जाता है। ठीक है, यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें द्विफोक्सी लेंसों की सहायता से दूर किया जाता है। दोस्तों जरा दूरदृष्टिता क्या है आपने स्पष्ट देखा। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं
आप एक एक को रट लीजिए, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। अगर आपको ना रटने का समय है ना याद करने का समय है तो आप घबराएं नहीं, आप केवल मेरे साथ साथ में वीडियो को अगर देख लेते हैं और ऐसे ऐसे परीक्षा तक ले अगर कई बार देख कर जाते हैं तो आपको साथ साथ सुनने से भी आपके दिमाग में जम जाएगा ये प्रश्न, जैसे पिलर जमीन में धंस जाता है। ठीक है, आगे है ये प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 14 नंबर है, जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दूरदृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, उत्तर देखेंगे, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और इसी चश्मे के निचले भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है। इससे जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को और नज़दीक की वस्तु को आसान से देख पाता है। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, अतः इस दोष वाले व्यक्ति में चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। दोस्तों, इसको स्पष्ट में अगर देखेंगे तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को दूर की वस्तु को देखने में क्या होता है, इसमें स्पष्ट दूरदृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, निकट की वस्तु को ऐसे, इसमें जिस तरह से आपको डिफिनीशन बताया गया है ध्यान से देखेंगे स्पष्ट से। देखिए तो अगला है 16 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब को देखने के लिए नेत्र का समांजन किस प्रकार किया जाता है। देखेंगे दोस्तों किस प्रकार किया जाता है। देखिए तो इसका आंसर है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चमाभि पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी वक्रता में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी भी बदल जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। ऐसी दशा में फोकस दूरी बढ़ जाती है, अतः दूर रखी वस्तुओं को देखने में समर्थ होते हैं। जब हम पास की वस्तुओं को देखने में तो पश्चमाभि पेशियां सिकुड़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। दोस्तों, आपको साथ साथ अगर आप एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको दिमाग में आसानी से ये याद हो जाएगा। देखिए, इसीलिए इसमें स्लो आपको समझाए हैं, स्लो पढ़ के समझाए हैं कि एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाएगा। हाल ही में अगर इतने क्वेश्चन देख लिए, अगर इस प्रकार से अगर देखते हैं ना तो आपको कोई नहीं, सब गोबर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो उस तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको अधिकतर क्वेश्चन आपके दिमाग में समझ में आ जाता है। और जो चीज़ समझ में आ जाता है ना, कंसेप्ट जिसका समझ में आ जाता है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं, वो कभी भूल नहीं पाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है। इसका आंसर है, यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस उम्र में नेत्र में सिलियरी पेशियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। नेत्र में संधान शक्ति की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का समंजन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे आपको नेत्र में जरा दृष्टि दोष हो जाता है।
ये सब कारण है इसके। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन है, आंखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है। तो इसका देखेंगे, आंखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है दोस्तों। इसको आप स्पष्ट से इसको अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं, उत्तर है इसका, मध्यम प्रकाश में भी वस्तु को देखने वाली आंख को सुग्राही आंख कहा जाता है। कब देखने वाली, तो मध्यम प्रकाश में, यानी प्रकाश अगर कम हो ना तब भी जिस आंख से देखा जाए ना उसको सुग्राही आंख कहा जाता है। ठीक है, यह गुण सुग्राहिता कहलाती है, यानी जो मध्यम प्रकाश में भी जो आंख देख पाती है उसको सुग्राहिता कहते हैं। ये जो गुण होते हैं सुग्राहिता कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखे। दोस्तों अगर आपको पीछे भी क्वेश्चन को बताए हैं कि आप दोनों तरफ दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष भी लिख देंगे, दोनों तरफ अंतर बता सकते हैं, या ऐसे भी आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन आपको दोनों तरफ लिख के अगर लिखते हैं, दोनों तरफ, एक तरफ दृष्टि दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष एक तरफ, तो वो और आसानी से जो कॉपी चेक किया जाता है तो आसानी से चेक होगा आपका, तो और अच्छा नंबर मिलने की संभावना है। पूर्ण नंबर जितने नंबर का क्वेश्चन होगा मिल सकता है, लेकिन और अच्छा दिखाई भी देता है, लेकिन इस तरह भी लिखने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीजों को स्पष्ट देखता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला, देखेंगे दोस्तों, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देखता है, दूर को देख लेता है। लेकिन कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, निकटे के देखता है। अगला है दूसरा अंतर, इसका देखेंगे, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जिसको दूरदृष्टि दोष हो जाता है वो नजदीक के वस्तु नहीं देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु को, निकट वाला जो दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो आसानी से दूर की वस्तु को देख पाता है। अगला अंतर है तीसरा, दूरदृष्टि दोष के निवारण में चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष के निवारण में चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे। अगला है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आज इस वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपको लगता होगा कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा पकड़ होना चाहिए हमको। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, इम्पोर्टेंट है, खासकर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, विज्ञान के पेपर के लिए। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए तो, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है। ये क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, घबराइए मत, ध्यान से समझिए। हर चीज आपको आसान होता है, आप देख के घबरा जाते हैं। कहा जाता है जो घबरा जाता है वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। देखेंगे दोस्तों, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका उत्तर देखिए ना, आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीजों को आसानी से देख पाता है, अतः वह चश्मा उतार कर ही दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार देता है। स्पष्ट हो गया कि नहीं? कोई भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बड़ा देख के आंसर भी घबरा जाते हैं, आसानी से हो गया। देखिए तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम देख के घबराएंगे नहीं। स्पेक्ट्रम को भी आपको हम यहाँ पर परिभाषित करते हैं।
क्वेश्चन 22 देख सकते हैं, टिंडल प्रभाव क्या है। अब इस दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखिए ना आप। प्रीवियस एग्जाम जितने बोर्ड के एग्जाम हुए हैं विज्ञान के, उसमें देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ये आपको 2022 के लिए एकदम गारंटी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आप छोड़िएगा नहीं, इस क्वेश्चन को पढ़ के याद करके जाइएगा। हमारे साथ साथ आप ध्यान से देखिए। देखिए तो 21 नंबर है क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम क्या है। इसका आंसर है, जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश उजला होता है, श्वेत होता है, याद रखेंगे, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। 7 रंग में जब विभाजित हो जाता है, अलग अलग बट जाता है, जब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंग प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंग में अलग अलग बट जाता है, तो इसी को तो कहते हैं स्पेक्ट्रम। अवयवी वर्गों के इसी बटा हुआ को कहते हैं पैटर्न को स्पेक्ट्रम। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है। आप देख के घबराइए नहीं क्वेश्चन को, इसका उत्तर देखिए ना, एकदम मजेदार है, याद हो जाएगा। साथ साथ वीडियो देख रहे होंगे, साथ ही याद हो जाएगा। जब किसी घने जंगल के बीतान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती है, जिसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोतियाबिंद क्या है। दोस्तों आप क्वेश्चन को देखकर जरूर मुस्कुरा रहे होंगे कि आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप मिल रहे हैं कि ये सभी का सभी लग रहा है कि ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लग रहे हैं। तो आप हमारे इस वीडियो देखकर घबराइए नहीं, मैं ऐसा ही वीडियो प्रोवाइड करता हूं जिसको पढ़ने से जिससे आपको फायदा हो। अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको इस प्रकार के और भी वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। आप कहिएगा कि ज़्यादा सर बकवाद कर रहे हैं, जल्द शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 23 नंबर है, मोतियाबिंद क्या है। इसका उत्तर देखेंगे, बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दूधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता है, इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। ठीक है, इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है। दोस्तों कोई भी ऐसा बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, जो मोतियाबिंद का इलाज होता है। इसको देख सकते हैं, शल्य चिकित्सा से दूर किया जाता है इस रोग को। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्ण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का हम उत्तर ध्यान से देखेंगे। यहां पर देखिए तो इसका उत्तर है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो प्रकाश किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और विलयन पारदर्शी दिखती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि धीरे इतना स्लो से
क्यों क्वेश्चन को पढ़ा जा रहा है? स्लो से इसलिए पढ़ा जा रहा है कि जितने देर की वीडियो है ना, अगर इतने ही देर अगर आपको देख लेते हैं ना तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए आपको स्लो पढ़ा गया है। स्लो पढ़ा गया है इसलिए कि आपको इसमें इसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके दिमाग में ये ऐसे प्रश्न आपको ऐसे दिमाग में पकड़ हो जम जाएगा जैसे आपके लगेगा कि हमारे ये दिमाग में पूरा का पूरा मास्टर ही बन गए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप संभवतः रट ले, हो सके तो आप कॉपी पर एक बार रिवीजन कर ले, इसको एक बार रट ले और अपने से बिना देखते गलती सही लिखे, घबराए नहीं, बाद में मिला ले। इस तरह से करने से भी आपको याद हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा गुण है? दोस्तों हम मनुष्य के जो आंख है उसमें कौन सा गुण है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। मानव नेत्र में कौन सा गुण है जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीर को देखते हैं? दोस्तों सिनेमा हम लोग अक्सर जाते हैं देखने। अगर सिनेमा कह रहा है क्वेश्चन कि मानव नेत्र में ऐसा कौन सा ऐसा आंख में गुण है जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए कोई भी तस्वीर को आसानी से देख पाते हैं? देखिए ना दोस्तों, इसका आंसर उत्तर देखेंगे इसका, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे मानस पटल पर 1/10 सेकेंड तक 1/10 सेकेंड तक छाई रहती है। इसके पश्चात कोई दूसरा तस्वीर सामने आता है तो यह चलती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों मानव नेत्र में ऐसा कौन गुण है? देख सकते हैं कितना मानव नेत्र कितने महान है, कितने महान कार्य करती है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम और किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य? देख सकते हैं। आइए हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों इसमें आपको कब कब कौन से प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ये आपको इसमें डेट नहीं बताया गया है, लेकिन हम जरूर बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन को आप खुद जांच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में तो आपको पता चलेगा। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में मिलाएंगे तो उसमें लिखा होगा कब कब ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन देखिए, तो 26 नंबर को ध्यान से देखिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम और किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य निम्नतम होता है? देखिए तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? देखिए तो स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है। स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, लेकिन बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी क्लियर कर दिया। ठीक है, अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम और बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन महत्तम होता है। दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। इसमें आप दो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, यानी स्पेक्ट्रम में कौन से रंग का प्रकाश महत्तम होता है, तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, तो इसका आंसर लाल कर देंगे। इस प्रकार से आप बैगनी वाले से भी क्वेश्चन सेट हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला है
देखिए क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रकीर्णित प्रकाश का बाण किस पर निर्भर करती है? आंसर देखिए इसका, यह प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया, देख सकते हैं। 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, घबराइए मत। देखिए तो 28 नंबर है क्वेश्चन, कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, आप देखते हैं कि अधिकतर लोग नेत्रदान, देहदान, इस प्रकार के समाज में सांस्कारिक, सामाजिक जो दान होते हैं, सामाजिक कार्य लोग करना चाहते हैं, करना भी चाहिए। ये सब अच्छे अच्छे कार्य है जो इंसान को इंसान के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पर आज ये क्वेश्चन कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। यानी नेत्रदान जो व्यक्ति करना चाहता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से दोष के कारण वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, और कौन कौन से गुण होने चाहिए जिसके कारण वो नेत्रदान कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए तो कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखिए। देखिए तो इसका उत्तर है उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, नेत्रदान कर सकते हैं। ये गुण होने चाहिए। एड्स, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, हैजा से मरने वाले व्यक्ति ही नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपके अंदर एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, या टेटनस है, या हैजा से पीड़ित व्यक्ति हैं, तो आप नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। अन्य आप कर सकते हैं। जो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, नेत्रदान कर सकते हैं। जो नहीं करते सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में स्पष्ट बताया गया है, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। दोस्तों, हम टोटल इस वीडियो में 28 प्रश्न देखे हैं। 28 प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्ट दे दिए। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो से आपको क्या प्रेरणा मिली? क्योंकि इसमें क्वेश्चन को पढ़े ही नहीं है, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें को बताए हैं। ठीक है, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, सबका देता भी हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।